हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल अनिवा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमर्स। ये टॉपिक क्लास 12th और पीएमटी लेवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। आई होप आपको पसंद आए। इस टॉपिक में हम कुछ चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, क्लासीफाई करने के लिए बेसिस क्या लिए गए, जैसे कि पॉलीमर्स को उनके ओरिजिन के बेस पर क्लासीफाई किया गया है, उनके स्ट्रक्चर्स के बेस पर क्लासीफाई किया गया है, उनके सिंथेसिस किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है उस बेस पर भी क्लासीफाई किया गया है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो पॉलीमर्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है और वो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनाए जाते हैं। ये रिपीट, और जो मॉलिक्यूल्स जो इसमें यूज़ होते हैं बनाने के लिए वो रिपीट करते रहते हैं एक के बाद एक, मतलब ये रिपीटिंग यूनिट्स के बने होते हैं। और जो इनमें रिपीटिंग यूनिट्स होती है उसको मोनोमर्स कहा जाता है। सिंगल यूनिट को मोनोमर कहते हैं। मोनोमर्स जिस प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर बनाते हैं उस प्रोसेस को हम पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल है पॉलीथिन। पॉलीथिन बैग्स हम सब यूज़ करते हैं, ये भी एक पॉलीमर है जो कि इथाइलिन एक मोनोमर है जिसको पॉलीमराइज करके बनाया गया है। इथाइलिन को हम मोनोमर यूनिट कह सकते हैं। पॉलीमर या अगर वो सिंगल भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। बड़े साइज़ के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको मैक्रोमोलेक्यूल्स कहा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पॉलीमर्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया और क्या क्राइटेरिया चुना गया है। तो पॉलीमर्स को पहले क्लासिफाई किया गया है उनके ओरिजिन के बेस पर, कि वो ओरिजिनेट किस तरीके से हुआ है। तो उसको 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो नेचुरल का जैसे हम नाम से समझ सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर वो होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, मोस्टली एनिमल्स और प्लांट्स में होते हैं। और इसके एग्जांपल्स जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं, सेक्राइड मतलब शुगर है और पॉली मतलब मैनी, तो ये वो होते हैं जो मोनोसेक्राइड का मतलब भी शुगर होता है, सिंगल शुगर की यूनिट, उससे ये लोग बने होते हैं, उसके रिपीटिंग यूनिट से ये लोग बने हुए हैं। जैसे कि प्लांट्स का जो फूड स्टोर करके प्लांट्स रखते हैं वो स्टार्च होता है मेनली, तो वो भी ग्लूकोज का बना होता है। उसमें भी ग्लूकोज की यूनिट्स बहुत बार रिपीट होकर स्टार्च को बनाते हैं। सेलुलोज, जैसे हम जानते हैं कि प्लांट्स के पास सेलुलोज होता है, तो वो भी ग्लूकोज का ही एक पॉलीमर है। उसमें भी ग्लूकोज की यूनिट्स रिपीट होकर सेलुलोज को बना रही हैं। तो सेलुलोज भी एक पॉलीमर है और स्टार्च भी एक पॉलीमर है। तो इनको हम पॉलीसेक्राइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है प्रोटीन्स। जैसा कि हम इसके बारे में जानते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अमाइनो एसिड उसकी बेसिक यूनिट है, तो अमाइनो एसिड ही रिपीट होकर बार बार प्रोटीन को बनाते हैं। और प्रोटीन जैसा हम जानते हैं हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एनिमल सेल्स, हमारी जो सेल्स हैं उसकी बनी हुई हैं। जो वूल, हम ऊन यूज़ करते हैं, नेचुरल सिल्क यूज़ करते हैं या लेदर यूज़ करते हैं, वो भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं। अब हम जान लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। हमने डीएनए और आरएनए के बारे में सुना होगा, ये भी पॉलीमर्स हैं और ये भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। आरएनए और डीएनए की कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, और जब सेल रिप्रोडक्शन करती है तो उसमें इनका इम्पॉर्टेंट रोल बहुत रहता है। इन्हीं के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है। डी है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर मतलब वो रबर जो नेचुरली प्रेजेंट है। तो कुछ सब्सटेंस है जिसका नाम है लेटेक्स, जिसको हम जो पॉलीमर है 2-मिथाइल-ब्यूटा-1,3-डाइईन का, जिसको आइसोप्रीन भी बोलते हैं। तो कुछ पॉलीमर जैसे पॉलीसेक्राइड या न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स हैं, वो हमारी लाइफ की बहुत सारे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और इनको बायोपॉलीमर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। ये वो पॉलीमर्स हैं जिनको दोनों मेथड से सिंथेसाइज किया जा रहा है, नेचुरल अकरिंग से भी और केमिकल मॉडिफिकेशन से भी, मतलब कुछ केमिकल्स का यूज़ भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज एक नेचुरल अकरिंग पॉलीमर है और उसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड एक केमिकल का यूज़ करते हैं, तो हमें, और वो भी हाइड्रोजन सल्फेट की प्रेजेंस में, तो हमें सेलुलोज डाई एसीटेट मिलता है। और सेलुलोज डाई एसीटेट एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। इसका यूज़ किया जाता है धागों को बनाने के लिए, थ्रेड को बनाने के लिए, फिल्म्स को बनाने के लिए और ग्लासेस को बनाने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं।
अब हम जान लेते हैं सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जिनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पॉलीइथाइलिन है, पॉलीस्टायरीन है, स्टायरीन, सिंथेटिक रबड़, नायलॉन, पीवीसी, बैकलाइट, टेफ्लॉन, ओरलॉन एटसेट्रा। ये सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जो लैब में सिंथेसाइज किए गए हैं। अब हम जान लेते हैं कि पॉलीमर्स को स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो जो पॉलीमर्स है स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर्स वो होते हैं जिसमें मोनोमेरिक जो यूनिट्स होती हैं एक दूसरे से बिल्कुल अटैच रहती है, एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट चेन में अटैच रहती हैं और एक के ऊपर एक लगी रहती है, वेल पैक्ड रहती हैं। इनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है क्योंकि इनकी पैकिंग जो है बहुत क्लोज है, सारे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में रहते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल हो सकता है नायलॉन और पॉलिएस्टर, जिसके कपड़े बनाए जाते हैं। दूसरा है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। यहाँ पर मोनोमेरिक यूनिट्स जो होती हैं लंबी चेन में अरेंज रहती हैं, तो इसमें ब्रांचिंग भी प्रेजेंट रहती है। ब्रांचिंग मतलब जैसे ट्रीज़ में हम ब्रांचेस देखते हैं, शाखा देखते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी ब्रांचेस रहती हैं। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, यानी मास बाय वॉल्यूम इनका बहुत कम है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनकी कम है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लीनियर पॉलीमर्स के मुकाबले बहुत इरेगुलर है, कम है, क्योंकि इसकी जो पैकिंग है वो इरेगुलर हो रही है, एक साथ मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ये कॉमन एग्जांपल्स हैं ब्रांच चेन पॉलीमर्स के। अब हम जान लेते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स को। यहाँ पर मोनोमेरिक यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ी रहती है 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स में। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं वो क्रिस क्रॉस मैनर में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा लगता है इन्होंने एक नेटवर्क फॉर्म कर रखा है। फॉर एग्जांपल बेकलाइट, मेलेमाइन और फॉर्मल्डिहाइड और रेजिन भी, ये है एग्जांपल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स की। ये हम स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। अब है पॉलीमर्स को इंटर्स पार्टिकल फोर्सेस के बेस पर भी क्लासीफाई किया जाता है। इंटर्स पार्टिकल मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है उस और किस तरह का फोर्स उन 2 पार्टिकल्स के बीच में है, हाइड्रोजन है, वॉन्डरवॉल है, किस तरह का फोर्स है, तो उस बेसिस पर भी इनको क्लासीफाई करते हैं। तो पॉलीमर्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वही होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी टफनेस, उनकी इलास्टिसिटी। वो डिपेंड करती है कि उनके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स कैसा है, वॉन्डरवॉल फोर्स है कि हाइड्रोजन फोर्स है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। जितनी ज़्यादा लंबी चेन होती है उतने ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का असर दिखता है। पॉलीमर्स को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर। पहला है इलास्टोमर, दूसरा फाइबर, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक और चौथा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जो इलास्टोमर्स होते हैं उसमें पॉलीमर की जो चेन है वो उनके अंदर जो फोर्स है और चेन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स है बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। दे आर एमोरफस पॉलीमर्स और इनमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ये पॉलीमर्स जो होते हैं रैंडमली कॉइल्ड रहते हैं मॉलिकुलर चेन्स में और कुछ क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखाई देते हैं। वह अगर इस पर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये जल्दी से सीधे हो जाएंगे और खींचते भी बहुत ज़्यादा। जैसे इलास्टिसिटी का मतलब बहुत जल्दी खींच के आप इसको नॉर्मल पोजीशन पर छोड़ सकते हैं। जैसे ही आपने फोर्स हटाया ये अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक रबर बैंड का ले सकते हैं, जैसे आप इसको स्ट्रेच करते हैं उसकी शेप चेंज होती है और फोर्स छोड़ते ही वापस अपनी पोजीशन पर बैक कर जाती है। दूसरा है फाइबर्स। ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें जो इनके बीच के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। थ्रेड लाइक पॉलीमर्स होते हैं और फैब्रिक में इनको डाला जा सकता है। फाइबर से ही फैब्रिक बनता है, यानी जो हमारे कपड़े हैं वो इन्हीं से बने हैं। फॉर एग्जांपल नायलॉन और डेकरॉन या सिल्क, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं इन पॉलीमर्स के। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है भी इनमें प्रेजेंट रहता है और वो एक इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है जो ये लोग शो करते हैं। थर्मोप्लास्टिक, अब उनको जान लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो है, थर्म का मतलब होता है हीट और प्लास्टिक्स तो हम जानते हैं। ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर्स और फाइबर्स इन दोनों के बीच में आता है, मतलब ना ही ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा। इनको ईजिली हम मोल्ड कर सकते हैं, मतलब मोल्ड करने का मतलब हम अपनी जिस शेप में डालना चाहें डाल सकते हैं बाय अप्लाइंग हीट, और रूम टेम्परेचर पर रख के कूल भी कर सकते हैं। कोई क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स नहीं है ये, और इनको हीटिंग अगर दी जाए, हीट दी जाए तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्लूइड भी बन जाते हैं, और अगर कूलिंग दी जाए तो ये हार्ड बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीस्टेराइन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इनके एग्जांपल्स हैं।
एक है प्लास्टिसाइजर्स। ये वो प्लास्टिक्स होते हैं जो जल्दी सॉफ्ट नहीं होते हीट देने पर भी, और इनको अगर सॉफ्ट करना है तो कुछ एडिशनल कंपाउंड्स को ऐड करना पड़ता है जिनका नाम है प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो ऐड किए जाते हैं उन लोगों के लिए जो जल्दी सॉफ्ट नहीं हो रहे, जो थर्मोप्लास्टिक जल्दी सॉफ्ट नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक्सट्रीमली स्टिफ मतलब बहुत ही रिजिड है, और हॉट हीटिंग देने पर भी ये बहुत रिजिड ही रहता है, चेंज नहीं करता, सॉफ्ट नहीं होता है। तो इसके लिए ही हम प्लास्टिसाइजर का यूज़ करते हैं। तो इसमें डाई एन ब्यूटाइल पिथेलेट, ये एक प्लास्टिसाइजर है जिसको यूज़ किया जाता है और जो इसको सॉफ्ट और काम करने लायक बना देता है। प्लास्टिसाइजर जो होता है वो उनका एक्शन ये रहता है कि वो किसी भी सब्सटेंस को सॉल्यूबलाइज मतलब सॉल्यूबल बनाने की कोशिश भी करते हैं और उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को कम कर देते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो वो फ्री हो और वो इधर उधर ईजिली मूव कर सकें। कुछ इंपॉर्टेंट प्लास्टिसाइजर्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है, वो ट्राइसेराइल फॉस्फेट, डाईमिथाइल पैथेलेट, ट्राइफेटाइल फॉस्फेट और कैम्फर। ये वो प्लास्टिसाइजर्स हैं जिनका यूज़ हम थर्मोप्लास्टिक्स में करते हैं। अब है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये वो पॉलीमर्स होते हैं जो बहुत हार्ड हैं और हीटिंग पर भी चेंज नहीं हो रहे। हीटिंग की वजह से इनकी क्रॉस लिंकिंग चेंज की और बढ़ जाती है और इनका बॉन्ड भी और तगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये नॉन फ्यूजिबल, और ये इनको हम इनसॉल्युबल नहीं कर सकते, सॉल्यूबल नहीं कर सकते। ये जल्दी से सॉल्यूबल नहीं, घुलेंगे नहीं, जल्दी से चेंज नहीं करेंगे, बहुत हार्ड मटेरियल है। फॉर एग्जांपल बेकलाइट, आजकल जो कुकिंग वेयर्स आते हैं वो इन्हीं से बने हुए होते हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स को आप रीमेल्ट बार बार करना पड़ता है, आपको बहुत टाइम लगेगा इनको करने के लिए। थर्मोसेटिंग मटेरियल जो होते हैं वो परमानेंट चेंज में चले जाते हैं मेल्टिंग करने पर, और इस सॉलिड की तरह रहते हैं। आप इसको बार बार रीमेल्ट करके अगर आप करते ही है तो आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पॉलीमर्स क्लासिफिकेशन पॉलीमराइजेशन के बेस पर किस तरीके से किया गया है। तो इसमें पॉलीमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स वो होते हैं जिसमें मोनोमर्स यूनिट्स रिपीट करती हैं और इसमें कोई प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होता, ये कोई रेसिडुअल प्रोडक्ट नहीं निकलता है। जो प्रोडक्ट बनता है उसको एडिशन पॉलीमर बोलते हैं और इस प्रोसेस को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। जो भी मोनोमर यूनिट इसे हम बनाने के लिए ले रहे हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, यानी एल्कीन्स है, उसके डेरिवेटिव्स हैं। कॉमन जो एग्जांपल है एडिशन पॉलीमर्स के वो है पॉलीइथाइलिन और पॉलीइथीन, पॉलीप्रोपाइलिन, ऑर्लोन पॉलीएक्राइल नाइट्राइल और पॉलीविनाइल इथाइलोराइड, पीवीसी जिसे बोलते हैं। दूसरा पॉलीमर है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिसमें एडिशन में एक प्रोडक्ट या रेसिडुअल एक प्रोडक्ट एलिमिनेट होकर निकलता है, लाइक वाटर, अल्कोहल और अमोनिया। इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कंडेंसेशन पॉलीमर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल नायलॉन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर है जो हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड से बना है। कुछ एग्जांपल्स और भी हैं जैसे कि डेक्रोन, बेकलाइट, तो ये भी वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं जो बनाए जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। अब हम जान लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन करने की प्रोसेस क्या रहते हैं। तो 3 मेथड से पॉलीमराइजेशन को किया जा सकता है। पहला रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। रेडिकल पॉलीमराइजेशन में एक इनिशिएटर रेडिकल को यूज़ किया जाता है शुरुआती रिएक्शन में, और फिर एक रेडिकल की फॉर्मेशन होती है जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करने लगती है, और फिर एल्कीन को और उस रेडिकल को ऐड कर देते हैं किसी एल्कीन के साथ, और फिर एक पॉलीमर बनता है हमारे पास। ये जो चेन है ये चलती रहती है और रिएक्शन चलती रहती है बहुत लंबी। तो इसमें एक चेन इनिशिएशन स्टेप होता है जहाँ पर रेडिकल को इंट्रोड्यूस किया गया है, जब फिर रेडिकल मोनोमर यूनिट पर अटैक करती है और एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करती है। दूसरा स्टेप है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, जिसमें जो मोनोमर है जिसमें वो रेडिकल पहले से अटैच है वो दूसरे मोनोमर पर अटैक करता है जिस पर वो रेडिकल नहीं है, और एक बिगर इंटरमीडिएट स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, जहाँ पर दोनों जो मोनोमर्स थे वो आपस में जुड़ के एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में एक कैटायन की फॉर्मेशन होती है जो अटैक करता है और आगे के स्टेप्स बनाता है, और एनायनिक में एनाइंस का इंट्रोडक्शन हमें करवाना पड़ता है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। दोस्तों, कोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जो एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट से बनकर आते हैं। जो इनका प्रोसेस होता है उसे कोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं, और इसमें जो मोनोमर यूनिट है वो एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है।
जो उनको बनाती है। और ये जो इनको बनाने के लिए मोनोमर यूनिट्स यूज़ होती हैं, समटाइम बायोपॉलीमर्स का भी यूज़ किया जाता है। ये बहुत तरीके के होते हैं, जैसे ब्लॉक, रैंडम, अल्टरनेट, ग्राफ्ट। तो ब्लॉक पॉलीमर जो होता है वो दो तरह के होमो का मतलब सेम पॉलीमर से बनता है और एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक पॉलीमर चेन की फॉर्मेशन कर देता है। रैंडम कोपॉलीमर्स में मोनोमर्स रैंडमली अरेंज होते हैं, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता। अल्टरनेट कोपॉलीमर्स में जो मोनोमर यूनिट है वो अल्टरनेट मैनर में अरेंज रहती है। अब हम जान लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या होती है। ब्लॉक कोपॉलीमर से इनका थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर्स और पॉलीमर ब्लेंड्स बनाने में यूज़ किया जाता है। जो ब्लॉक कोपॉलीमर्स हैं इनका नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोलिथोग्राफी, फोटोनिक्स और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में भी बहुत यूज़ किया जाता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 532 डिग्री से 5800 केल्विन तक रहता है। और भी चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि इनकी डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटी भी डिफ़र करती है, जैसे 0.930 ग्राम पर सीसी इनकी डेंसिटी रहती है। ये विनाइल आइसोब्यूटाइल ईथर की डेंसिटी है। कुछ कोपॉलीमर्स हैं जिनके एग्जांपल्स आपको मैं देना चाहूँगी, जैसे कि नाइट्राइल रबर, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन और पॉलीइथाइनिल विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। इनको बनाने के लिए दो जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स हैं उनको जॉइन किया जाता है और ये जो रिएक्शन है उसको कोपॉलीमराइजेशन बोला जाता है। दोस्तों हम जान लेते हैं कि नेचुरल रबर क्या होता है। नेचुरल रबर जैसे पढ़ के पता चल रहा है नेचर में अवेलेबल है। नेचुरल रबर एक पॉलीमर होता है, जैसे कि हम पॉलीमराइजेशन का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं। तो ये पॉलीमर होता है जो 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन यानी आइसोप्रीन का बना होता है और इसमें करीब 5000 तक आइसोप्रीन की यूनिट्स होती हैं। जो सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं नेचुरल रबर में वो सिस फॉर्म में अरेंज रहते हैं और रबर एक वाटरप्रूफ मटेरियल है। सिस फॉर्म मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं। एक गटा पर्चा नाम का नेचुरल अकरिंग आइसोमर है रबर का, जिसमें जो डबल बॉन्ड्स होते हैं के अराउंड जो ग्रुप्स अरेंज है वो ट्रांसफॉर्म में अरेंज होते हैं। रबर की तरह गटा पर्चा को भी कुछ ट्रीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा हार्डर होता है नेचुरल रबर के मुकाबले, सिस फॉर्म के मुकाबले ज़्यादा हार्डर है। अब सिंथेटिक रबर्स वो होते हैं जो ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। इनको बनाने के लिए डाइन्स का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, जैसे और पॉलीमराइजेशन के लिए हम एक एंजाइम का यूज़ करते हैं, इसका नाम है ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। तो 1,3-ब्यूटाडाइन एक पॉलीमर है जिस पर ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट का यूज़ किया गया है और तब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सिस पॉली 1,3-ब्यूटाडाइन। सिंथेटिक रबर है ये। दूसरा, अगर 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन पर हम ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है न्यूप्रीन। ये दोनों ही सिंथेटिक रबर हैं। अब हम जान लेते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो जो नेचुरल और सिंथेटिक रबर आती है ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और स्टिकी मतलब चिपकने वाली, लाइक फेविकॉल। तो इनको हार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते किसी जगह पे। तो इसके लिए वल्केनाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो ये रबर है इनको हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा सल्फ़र के साथ और एंजाइम्स के साथ, तो कुछ टाइम बाद ये लोग हार्ड और फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। रबर को जब हम हीट करते हैं सल्फ़र के साथ तो जो सल्फ़र है उसमें क्रॉस लिंकिंग चेन्स बन जाती हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो रबर बैंड है उसके मॉलिक्यूल्स है उनका साइज़ बढ़ जाता है। जब रबर को स्ट्रेच किया जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। और जो क्रॉस लिंकिंग इनके अंदर बनी है पॉलीमर्स के, वो ये कोशिश करती है ध्यान रखने की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टॉर्न ना हो, ख़राब ना हो खींचने पर। जब हम फोर्स को हटा लेते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन पर लौट जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल रबर बैंड का जो क्रॉस लिंकिंग बनती है सल्फ़र की आइसोप्रीन यूनिट्स में, उसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। और अगर एक रबर की आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करना है तो आपको जो आप उसमें सल्फ़र यूज़ कर रहे हैं उसके अमाउंट को कंट्रोल करना होगा। जैसे अगर आप रबर में 1 से लेकर 3% सल्फ़र का यूज़ करते हैं तो जो रबर बनने वाली है वो सॉफ्ट बनेगी और स्ट्रेची बनेगी। फॉर एग्जांपल जो रबर बैंड होती है। लेकिन अगर अपने रबर बना रहे हैं और उसमें आपने 3 से 10% सल्फ़र का यूज़ कर दिया है तो रबर होगी बहुत टाइट, और उसका यूज़ करते हैं हम टायर और ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उसमें, उसके जो टायर्स बनाने में उसका यूज़ किया जाता है।
अब हम जान लेते हैं बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो उससे हम जान लेते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल हम जानते हैं, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ को डिग्रेड करें, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का मतलब ये पॉलीमर्स जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं, कैटेलाइज कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। तो जो इसके लिए एंजाइम्स चाहिए हमें, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो चेन ग्रोथ पॉलीमर्स होते हैं उनमें जो कार्बन बॉन्ड होता है उसको एंजाइम ईजिली कैटेलाइज कर देते हैं। लेकिन जो चेन ग्रोथ पॉलीमर्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जब वो एनवायरनमेंट में जाता है तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो जब उसे बायोडिग्रेडेबल तो बनाना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए हम उसमें कुछ ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे वो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। जैसे कि एस्टर ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है जब हम जैसे अब पॉलीमर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसको हमने सॉइल में फेंक दिया, कहीं भी फेंक दिया, उसे जलाया गया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फिर उसको ईजिली डिग्रेड कर देते हैं और उससे कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। तो एसिटल ग्रुप है जिसको एल्किन में ऐड किया जाता है, और रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू एसिटल ग्रुप इंसर्ट हो जाता है पॉलीमर के अंदर। जो इस पॉलीमर में जो वीक लिंक्स होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, एंजाइम ज़्यादातर उसी पर अटैक करते हैं, लाइक सिंगल बॉन्ड सर। दूसरा जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो है PHBV यानी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ये को पॉलीमर है जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड का बना हुआ है। इसका यूज़ करते हैं ऑर्थोपेडिक डिवाइस को बनाने में और ड्रग रिलीज को कंट्रोल करने में। जो ये पॉलीमर है इसको कैप्सूल्स की फॉर्म में मार्केट में रिलीज़ किया जाता है, और एंजाइम्स के थ्रू इसको ईजिली डिग्रेड किया जा सकता है, या बैक्टीरियल के एक्शन के थ्रू भी हम इसको ईजिली डिग्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई हों, और प्लीज़ जो भी कमी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।